आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ईमेल शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है। जानते हो इंटरव्यू में कभी कभी हम लोग जाते हैं तो एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि ईमेल क्या है और जीमेल क्या है, क्या ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं। बात समझिएगा, ईमेल क्या है, जीमेल क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं हाँ सर एक ही है, लेकिन नहीं, वो एक नहीं है, उनके बीच में थोड़ा सा गैप है, डिफरेंस है, ठीक है ना। और ये डिफरेंस उसी तरीके से है जैसे कि एक आईएसपी कंपनी और इंटरनेट का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि वो संदेश जो हम केबल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल है। लेकिन अगर जीमेल की बात करें तो जीमेल वो यूजर एजेंट है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजते हैं। क्लियर है? ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है ना, जो वायर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह डाटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो आपका ईमेल हो गया। लेकिन अगर हम जीमेल की बात करें, याहू की बात करें, तो ये सारे के सारे क्या है, आपके यूजर एजेंट है। और ये यूजर एजेंट का काम क्या है कि इन्हीं यूजर एजेंट की हेल्प से जो पर्टिकुलर यूजर है, यानी कि जो मतलब कि जो भी पर्सन मेल भेजना चाहता है या इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना चाहता है, वो बिना इनका यूज किए हुए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ईमेल एक अलग केस है और जीमेल एक अलग केस है। तो आप लोग इस ईमेल जीमेल में कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी लोग इंटरव्यू में पूछ देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो ये याद रखिएगा कि जीमेल, याहू, ये सारे के सारे यूजर एजेंट है जिनका काम क्या है, ईमेल को ट्रांसफर करना, इलेक्ट्रॉनिक मेल को, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में आप लोग हमेशा रखिएगा। तो जैसा कि थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पे देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि ईमेल इज अ सर्विस विच अलाउ अस टू सेंड द मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ओवर द इंटरनेट, ठीक है ना। यानी कि ईमेल जो सर्विस है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है कि वो जो हम मैसेज को इलेक्ट्रॉनिक मोड में सेंड कर सकते हैं इंटरनेट में, ठीक है ना। और इंटरनेट तो आपको पता ही है कि एक पूरे नेटवर्क का ऐसा जाल जो ऑल ओवर वर्ल्ड जिससे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और आज की डेट में सब कुछ इसी इंटरनेट यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क पे ही डिपेंड करता है। इट ऑफर एन इफिशिएंट, इनएक्सपेंसिव एंड रियल टाइम मींस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। मतलब कि ये एक आसान तरीका है, कॉस्टलेस है और रियल टाइम में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का एक अच्छा तरीका है ईमेल आपका। बहुत सारे लोग ईमेल तो आप सब लोग यूज करते हैं, इसमें कोई कहने की बात है नहीं। तो आज मैं आपको ईमेल के बारे में कुछ छोटी छोटी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा जो होप सो आपको आती हो, लेकिन होप सो कई लोगों को नहीं भी आती होंगी। तो आप लोग थोड़ा सा इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा तो आप ईमेल के बारे में सारे के सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले तो ईमेल वर्क कैसे करता है उसके लिए ये इस फिगर पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। ये फिगर आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। अब अगर आप इस फिगर को देखें दोस्तों, एक सेकंड, हाँ, अगर आप दोस्तों इस फिगर को देखें तो आपको मैंने एसएमटीपी प्रोटोकॉल के बारे में बताया था, याद होगा आप लोगों को। तो एसएमटीपी में भी आपको यूजर एजेंट और एमटीए क्लाइंट, ये दो चीजों के बारे में आपने देखा था, सुना था, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यूजर एजेंट की और एमटीए क्लाइंट की, ठीक है ना, तो एसएमटीपी का काम क्या था, पुश करना, याद करिए, पुश प्रोटोकॉल था। और पॉप और आईएमएपी यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इनका काम क्या था, क्या, फेच करना डाटा को। मतलब एक का काम था ढकेलना और दूसरे का काम था उसको लेना, उठाना, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो क्या कहते हैं, मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम यहां तक होता था कि बस एमटीए क्लाइंट से एमटीए सर्वर तक डाटा को पहुंचा देना। लेकिन एमटीए सर्वर के पास जो वो क्लाइंट के जो रिसीवर की मेल बॉक्स में जा रहा था, वो काम था पॉप का और आईएमईपी का, यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का, ठीक है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि इंटरनेट आपका वर्क कैसे कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पे एक यूजर है और वो जो यूजर है वो यूजर एजेंट का यूज करेगा। यूजर एजेंट का मतलब दोस्तों क्या है, ये आपको पता है, वही जीमेल, याहू या और सारी वेबसाइट्स जिनका यूज करके हम इलेक्ट्रॉनिक मेल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो हमारा यूजर एजेंट हो गया। अब वो यूजर एजेंट कोई हो सकता है, जिस तरह से आईएसपी कंपनी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन सबका काम क्या है, इंटरनेट प्रोवाइड करना, ठीक है ना। तो सेम उसी तरीके से यूजर एजेंट भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सारे यूजर एजेंट का काम क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। अब देखिए दोस्तों, अब ये यूजर एजेंट या एमटीए क्लाइंट, इसकी अगर हम बात करें दोस्तों ना, तो कुछ लोगों के पास ये डाउट होता है कि क्या ये हमारे लैपटॉप के अंदर होते हैं। तो दोस्तों ये एकदम गलत है, हमारे लैपटॉप के अंदर कुछ भी नहीं होता। जब हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं ना, तो इंटरनेट के थ्रू जब हम इसको खोलते हैं, यानी किसी भी यूजर एजेंट को ओपन करते हैं,
तब ये क्लाइंट साइड पे इतना काम वर्क करता है। ये कहने का मतलब होता है क्लाइंट साइड पे वर्क करने का मतलब ये नहीं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे लैपटॉप के अंदर है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो होता क्या है दोस्तों कि एक हमारा यूजर एजेंट होता है, यूजर एजेंट के थ्रू जब हम मेल को भेजते हैं तो यूजर एजेंट उसको कंप्रेस करके एमटीए क्लाइंट के पास भेजता है, और एमटीए क्लाइंट के पास जाने के बाद एमटीए क्लाइंट क्या करता है, उसको उस यूजर इंट से उसको इंटरनेट पे यानी कि एमटीए सर्वर के पास, ये पूरा का पूरा पार्ट इंटरनेट का है, तो ये कहाँ भेजता है आपको, एमटीए सर्वर के पास। अब जब एमटीए सर्वर के पास, देखिए स्टेप 1 स्टेप 2, अब जब वो एमटीए सर्वर के पास चला गया तो एमटीए सर्वर से क्या होता है कि एमटीए सर्वर भाई वहां पे एक बफर होता है, जहां पे मान लीजिए एमटीए सर्वर के पास तो बहुत सारे, जैसे क्या है एमटीए सर्वर हर जगह पे होता है, ऐसा नहीं कि एक ही एमटीए सर्वर वर्क करता है। तो जो जीमेल, जो यूजर एजेंट जिस एमटीए सर्वर के सबसे नजदीक होता है, तो वो एमटीए क्लाइंट जो है वो उसी सर्वर के पास उस मेल को आपके भेज देता है, ठीक है ना। तो अब सपोज कीजिए कि अब इस एमटीए सर्वर के पास तो बहुत सारी मेल आएंगी ना, ऐसा थोड़ी है कि आप ही की एक रिक्वेस्ट आएगी कि इस मैसेज को सेंड कर दीजिए। तो वहां पे एक बफर होता है जहां पे सारे मैसेज एक क्यू में अपनी बारी का इंतजार करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो जब वो सारे के सारे मैसेज अपनी बारी का इंतजार करते हैं तो यहाँ क्यू के आगे फिर एक एमटीए क्लाइंट लगा होता है, और ये एमटीए क्लाइंट का काम क्या है दोस्तों कि इस एमटीए क्लाइंट का दोस्तों काम बस इतना है कि वो जो है वो इस क्यू में से सर्वर का बफर के बाद फिर एक एमटीए क्लाइंट होता है, और वो एमटीए क्लाइंट क्या करता है कि इस क्यू में से एक एक मतलब मैसेज को निकालता है और उसको इंटरनेट के थ्रू दूसरे साइड के, मतलब कि जो दूसरा जिसको रिसीवर को भेजना है उस साइड पे जो सबसे उसके नजदीक का जो एमटीए सर्वर होता है वो उसके पास उसको ट्रांसफर कर देता है दोस्तों, ठीक है। बात समझिएगा कि एक एमटीए सर्वर क्लाइंट साइड की तरफ जो होता है, जो मतलब कि जो क्लाइंट साइड पे जो एमटीए सर्वर होता है, यानी क्लाइंट जिस सर्वर के सबसे नजदीक होता है, एमटीए क्लाइंट उस सर्वर के पास पहले मेल को भेजता है। वहां पे चूंकि बफर होता है, वहां पे बहुत सारे मेल एक साथ आते हैं, तो वो वहां पे वो अपने बफर में यानी क्यू में अपना वेट करता है। फिर एक एमटीए क्लाइंट होता है, एमटीए क्लाइंट क्या करता है कि एक एक मेल को निकालता है और उसको इंटरनेट के थ्रू पर्टिकुलर रिसीवर के सबसे नजदीक का जो एमटीए सर्वर है वहां पे उसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां तक का जो काम है ना, इस यहां से लेके सेंड करने से लेके रिसीव करने तक का काम, यहाँ सॉरी इस एमटीए सर्वर तक भेजने का काम, ये काम जो है आपको मैं बता दूं कि ये काम होता है उसका, किसका, पॉप ये आपका इंटरनेट मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, यानी जिसका काम क्या है, पुश करना। आप बात हुई थी हम लोगों की पुश करना, तो पुश करने का मतलब क्या है कि ढकेल देता है मैसेज को सेंडर की तरफ से रिसीवर की तरफ। तो यहां तक यानी यहां से लेके यहां से होता हुआ, और जब यहां तक मैसेज पहुंचाने का काम किसका है, आई और मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, इंटरनेट मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। इस बात को अपने याद रखिएगा कि यहाँ तक मतलब उसका मतलब इंटरनेट मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम है। लेकिन यहाँ के बाद जो आगे का प्रोसेस है वो फिर किसका हो जाएगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल या फिर पॉप प्रोटोकॉल का, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का, ठीक है ना। तो अब देखिए जब यहाँ सर्वर तक वो क्लाइंट रिसीवर साइड के सर्वर तक पहुंच गया, जो उसका सबसे नजदीकी जो एमटीए सर्वर है वहां तक जब वो पहुंच गया, तो फिर वो एमटीए सर्वर वहां पे भी एक क्यू होगा भाई, उसके पास भी तो बहुत सारे मैसेज एक साथ आएंगे और उस एरिया में जितने लोग होंगे सबके पास उसको डिलीवर करना होगा। तो वहां पे भी वो अपने क्यू का वेट करेगा, और वहां पे एक एमएमए सर्वर होगा यानी कि मैसेज एक्सेस एजेंट। अभी तक एमटीए का फुल फॉर्म क्या था, मैसेज ट्रांसफर एजेंट, और एमएमए सर्वर का काम क्या है, मैसेज एक्सेस एजेंट, ठीक है ना। और ये मैसेज एक्सेस एजेंट जो है यही आपके उन प्रोटोकॉलों का यूज करता है, आईएमएपी यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल या पॉप प्रोटोकॉल यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। हम इसके बाद वाले लेक्चर में हम क्या कहते हैं आईएमए पी और पॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज आप इतना समझ लीजिए कि एमएमए सर्वर यानी कि मैसेज एक्सेस एजेंट जो है वो इन्हीं दो प्रोटोकॉल्स का यूज करता है, यानी कि आईएमएपी और पॉप का, और इसका नाम क्या है, मैसेज एक्सेस एजेंट। और ये इसी का यूज करके दोस्तों क्या करता है कि मैसेज को इस बॉक्स से उठाता है और फिर क्लाइंट साइड के एमटीए पे, एमएमए पे, यानी क्लाइंट साइड पे भी एक एमएमए होगा यानी कि मैसेज एक्सेस एजेंट, वो उस तक जाएगा और फिर वो मैसेज एक्सेस एजेंट जो है वो यूजर एजेंट यानी कि उसके मेल बॉक्स में उस मैसेज को ले जाएगा, ठीक है ना। तो जो इतना काम है वो रिसीवर साइड पे होता है, और जो ये इतना काम है वो क्या कहते हैं, सेंडर साइड में होता है। सेंडर साइड में हमेशा
मैसेज इंटरनेट मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है, और वहां पे जो एजेंट यूज होता है उसका नाम है मैसेज ट्रांसफर एजेंट। रिसीवर साइड पे हमेशा जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है ना। और वहां पे जो एजेंट यूज होता है उसको हम कहते हैं मैसेज एक्सेस एजेंट, जो कि वो इन दोनों प्रोटोकॉलों का यूज करता है। वो मैसेज एक्सेस एजेंट जो है वो यूजर एजेंट के मतलब यूजर एजेंट के से पहले जो उसका एमएम क्लाइंट है वहां तक वो मैसेज को सेंड करेगा, और फिर वो जो एमएम क्लाइंट है वो यूजर एजेंट के मेल बॉक्स में मैसेज को सेंड कर देगा, ठीक है ना। अगर ये तो तब है जब इस साइड से मैसेज इस साइड सेंड हो रहा है। अगर यही चीज अगर इधर से मैसेज इस साइड सेंड होता तो ये सारा जो प्रोसेस है वो इस साइड आ जाता, और इधर का जो प्रोसेस है वो इस साइड आ जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से ईमेल हमारा वर्क करता है कि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह हमारा ईमेल इस तरीके से मतलब कि डाटा को सेंड करता है, ठीक है। तो होप सो आपको ये मतलब इसका किस तरीके से वर्क करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए थोड़ा सा और ईमेल के बारे में थोड़ा और देखते हैं कि और इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम और नीचे चलते हैं तो बात आती है ईमेल एड्रेस की, ठीक है। तो जैसा कि ईमेल एड्रेस, तो आपको पता है कि हर बंदे के पास एक अपना ईमेल एड्रेस होता है। ये ईमेल एड्रेस उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि भाई कि पर्टिकुलर ये किस बंदे के मेल बॉक्स में, यानी एमटीए या एमएमए यानी मैसेज एक्सेस एजेंट जो है वो, या फिर मैसेज एक्सेस एजेंट जो मैसेज एक्सेस एजेंट जो क्लाइंट है वो किस पर्टिकुलर बंदे के मेल बॉक्स में ये मैसेज डालेगा। अगर उस एरिया में बहुत सारे बंदे हैं जो जीमेल खोल के बैठे हैं और उन सबके मेल पे इंटरनेट मतलब कि मेल जा रहा है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा। तो इसको डिसाइड करने के लिए दोस्तों इतना है कि आपके पास एक यूनिक एड्रेस होता है, और उस एड्रेस के थ्रू ही वो पर्टिकुलर मेल पे जाता है, ठीक है ना। और साथ में पोर्ट नंबर होता है जिसकी हम लोग बार बार बात करते हैं कि वो पोर्ट नंबर के थ्रू ही, जैसे कि आपके लैपटॉप में अगर जीमेल के अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स खुली हुई हैं जो मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करती हैं, तो वो पोर्ट नंबर के थ्रू ही डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर ये मैसेज आपके लैपटॉप के किस मतलब कि एप्लीकेशन के अंदर जाना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो ईमेल एड्रेस होता है दोस्तों उसमें देखो दो चीजें होती हैं, एक यूजर नेम होता है और एक आपका डोमेन नेम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक यूजर नेम और दूसरा आपका क्या, डोमेन नेम। तो यूजर नेम @डोमेन नेम, बात समझिएगा। तो यहाँ जो @ है ना दोस्तों, ये यूजर नेम और डोमेन नेम को मतलब कि एक पार्टीशन करने के लिए यूज होता है कि पता चले कि इधर आपका यूजर नेम है और इधर आपका जो है वो डोमेन नेम है। तो यूजर नेम मतलब कि जो आप अपने हिसाब से कुछ भी अपना नाम लिखना चाहते हैं, जैसे लिखते हैं ना कि शिवा शिवा 123 या फिर मोहिनी 23, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से जो अपने आप से नाम लिखते हैं। और आपने एक चीज देखा होगा दोस्तों कि अगर आप यूजर नेम डाल रहे हैं तो वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं हो जाता, क्योंकि वो बार बार आपसे कहता है कि ये नाम पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो आप कुछ दूसरा करिए। यानी तब तक वो आपको दूसरा करने के लिए कहता है जब तक उसको उसके सर्वर के डाटाबेस के हिसाब से एक यूनिक आईडी नहीं मिल जाती, ठीक है ना। तो ये यूजर नेम तो आपके ऊपर रहता है कि आप इस यूजर नेम में क्या लिखना चाहते हो। और डोमेन नेम की बात करें तो डोमेन नेम क्या है कि वो उस कंपनी का नेम है जिसकी सर्विस आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे कि क्या है, rohan@gmail.com, sohan@yahoo.com, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, डोमेन नेम वो कंपनी का नेम है जिसका आप यूज कर रहे हो क्या, डाटाबेस, मतलब जिसकी आप फैसिलिटी यूज कर रहे हो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। और यूजर नेम आप खुद से डिसाइड करते हो कि आपका यूजर नेम क्या होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ईमेल इज जनरली ऑफ द फॉर्म यूजर नेम @डोमेन नेम, फॉर एग्जांपल webmaster@tutorialpoint.com in an email address where webmaster is username and tutorialpoint.com is a domain name, ठीक है ना। तो ईमेल मतलब कि जो ये वेबमास्टर जो है, ये जो यूजर है वो अपने हिसाब से लिख सकता है, वेबमास्टर की जगह कुछ भी लिख सकता है, लेकिन जो इधर का जो डोमेन नेम है वो फिक्स है, यानी कि tutorialpoint.com, ठीक है। तो अब दोस्तों एक छोटा सा सवाल पैदा होता है कि आप लोग का जो वेबसाइट है उसमें तो कहीं जीमेल लिखा नहीं हुआ है, जो कॉलेज ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है उसमें तो कहीं जीमेल लिखा नहीं हुआ है, वहां तो लिखा हुआ है @bit.ac.in, बात समझिएगा। तो आप अब मैं कैसे कहूं कि भाई वो तो डोमेन नेम BIT दिखा रहा है सर, वहां तो जीमेल नहीं लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, यहाँ पे भी एक जैसे कि जीमेल भी एक जो भी ये कंपनीज होती हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, सॉरी जो ये मेल ट्रांसफर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, तो उनसे आप होस्ट को खरीद सकते हैं, ठीक है ना। होस्ट खरीदने का मतलब क्या है कि अगर आपने उसके लिए आपको थोड़ा अलग से पैसे पे करने पड़ते हैं, तो अगर आपने होस्ट खरीदा है तो आप जो ये डोमेन नेम है वहां पे आप अपने अपने हिसाब से उसका डोमेन नेम बना सकते हैं, यानी कि जीमेल की जगह आप बीआईटी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, एक पहचान बनती है कि पर्टिकुलर ये बंदा किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिलोंग करता है, ठीक है ना। मोस्टली कंपनियां ऐसा करती हैं, जैसे यहाँ पे भी देखिए अगर tutorialpoint.com लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि tutorialpoint.com जो है इन्होंने अपना एक सर्वर बनाया है जो मैसेज ट्रांसफर करने का काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने भी क्या किया है कि किसी न किसी जो यूजर एजेंट है उससे कुछ होस्ट खरीदा हुआ है, और उस होस्ट खरीदने के बाद वहां पे जीमेल की जगह वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम वहां पे पुट कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या है कि वो मतलब कि जब भी कोई बंदा उनका ईमेल देखे तो वो समझ जाए कि भाई जैसे दिखता है ना @bit.ac.in, हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि भाई ये बीआईटी का स्टूडेंट है, ठीक है। जैसे कि हमारे @abhishek sai 24 तो मतलब क्या है कि हम बीआईटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमारा भी जो मेल है वो बीआईटी ने ही हमें प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। लेकिन जब आप कभी खुद का मेल बनाइएगा, देखिएगा तो वहां पे आप bit.ac.in अगर आप लिखते हैं तो वो काम नहीं करेगा, आपको gmail.com ही डालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपने होस्ट नहीं खरीदा है। होप सो आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ, लेकिन ये हमेशा अपने याद रखिए कि कुछ छोटी-छोटी चीजें हैं जो हमें याद अपने दिमाग में रखनी चाहिए। अगर हमने इन चीजों को अपने दिमाग में नहीं रखा है तो हम कहीं न कहीं भाई धोखा खा जाते हैं, और इंटरव्यू में यही छोटे-मोटे क्वेश्चन पूछ लेता है, और उस छोटे-मोटे क्वेश्चन को अगर आप नहीं बता पाते हैं तो सिंपली कह देता है कि भाई रोज तुम ईमेल यूज करते हो, जीमेल यूज करते हो और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए इन छोटे पॉइंट्स को कि अगर आपसे पूछा जाए ईमेल क्या है, जीमेल क्या है, तो आप उनके डिफरेंस को समझे। फिर अगर आपसे पूछ दे कि अरे भाई अगर यूजर नेम में यूजर नेम @डोमेन नेम होता है, तो डोमेन नेम जब कंपनी आपको जीमेल प्रोवाइड कर रही है तो यहाँ पे tutorialpoint.com कैसे लिख गया, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि जीमेल जो है या फिर और सारी जो कंपनीज हैं जो ये मैसेज इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर करने का जो ये फंडा देती हैं, तो ये होस्ट को खरीदने का भी ऑफर देती हैं कि अगर आप होस्ट खरीदते हैं तो उनके लिए आप अलग से पे कर सकते हैं, और एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट हो जाता है कि अब जीमेल की जगह क्या है, आप अपनी संस्था का नाम रख दीजिए, जैसे bit.ac.in, तो इससे क्या होगा कि भाई बंदे समझ जाएंगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है कि भाई देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम करते हैं या इस कॉलेज में जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं उन सबका देखिए उनके लास्ट में bit.ac.in लिखा हुआ है, तो एक आपकी पहचान हो जाती है, और इससे कॉलेज का थोड़ा एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है। इसीलिए आदमी होस्ट को पर्टिकुलर उस साइट से खरीदता है, ठीक है। तो वही चीज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द यूजर नेम एंड द डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाय @, ठीक है ना। यानी यूजर और डोमेन नेम के बीच में जो @ हम लोग हमेशा लगाते हैं, वो क्या करता है दोनों के बीच में को मैंने डिवाइड करता है, सेपरेट करता है कि कौन सा यूजर नेम है और कौन सा आपका क्या कहते हैं कि डोमेन नेम है। ईमेल एड्रेस आर नॉट केस सेंसिटिव, बच्चों केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, अब ये भी आप समझ लीजिए, नॉट केस सेंसिटिव लिखा हुआ है, केस सेंसिटिव नहीं है, नॉट केस सेंसिटिव। तो नॉट केस सेंसिटिव का मतलब क्या है बच्चों, कि जैसे कि आप लोग यूजर नेम जब आप लिखते हो, ठीक है ना, तो केस सेंसिटिव तब कहा जाएगा कि जब आप सेम लेटर लिख रहे हो, जैसे कि राम लिखा आपने, तो राम को अगर आपने पूरा स्मॉल लेटर में लिखा तो वो कहा जाएगा केस सेंसिटिव, ठीक है ना। लेकिन आपने राम में आर को कैपिटल लिखा और ए एम को स्मॉल लिखा तो वो हो जाएगा नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है ना। तो जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो नॉन केस सेंसिटिव होता है, यानी कि वो आप उसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस आर नॉट केस सेंसिटिव, स्पेस आर नॉट अलाउड इन द ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो स्पेस ईमेल एड्रेस में अलाउ नहीं होता है, तो क्योंकि आप लोग ये बनाते होंगे, यूज करते होंगे, तो आपको ये पता ही है। लेकिन इस केस सेंसिटिव का इसका भी फंडा पूछ लीजिए, आपसे पूछ सकता है कि क्या ये केस सेंसिटिव है या नहीं है, तो आप कह दीजिएगा कि नहीं ये केस सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि केस सेंसिटिव में क्या होता है कि केवल एक टाइप के लेटर को या तो लोअर केस ही होता है या तो अपर केस ही होता है, लेकिन अगर लोअर और अपर दोनों का मिक्सचर है तो मीन्स क्या है कि वो केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ईमेल के कंपोनेंट्स की। तो मुझे नहीं लगता है आप लोग हमेशा मेल लिखते हैं तो आपको ईमेल के कंपोनेंट के बारे में तो दोस्तों पता ही होगा। तो आइए देखते हैं। ईमेल हेडर होता है, ग्रीटिंग होता है, टेक्स्ट होता है और आपका सिग्नेचर होता है, ठीक है। इतनी चीजें होती हैं आपके किसमें, एक पर्टिकुलर ईमेल के अंदर, ठीक है ना। तो जैसा कि ईमेल हेडर की बात करें तो फ्रॉम यानी कि कौन भेज रहा है, डेट, टू यानी कि किसको भेजा जा रहा है,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद से सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी, कि इसके अलावा आप और किसको मेल भेजना चाहते हैं, उसकी कार्बन कॉपी और कितने लोगों को भेजना चाहते हैं, तो उनको आप सीसी में डाल देते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बीसीसी भी होता है, तो बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है ना। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपने सीसी में डाला तो जिसने जो टू में जो बंदा है वो ये देख सकता है कि इस पर्टिकुलर बंदे ने मेरे अलावा और किसको किसको मेल भेजा है। बात समझिएगा, अगर कार्बन कॉपी है तो ये पर्टिकुलर जो बंदा है जिसके आगे टू लिखा हुआ है, ये बंदा ये भी देख सकता है कि आपने उसके अलावा इसकी कॉपी और कितने लोगों को भेजी है, ठीक है ना। लेकिन आप इस बीसीसी की जगह अगर आपने बीसीसी में अगर वही एड्रेस डाल दिया, तो ये जो बंदा जो टू में बैठा हुआ है, टू में जिसका एड्रेस लिखा हुआ है, वो अगर देखना चाहे कि कितने लोगों को आपने मैसेज भेजा हुआ है, तो अगर वो बीसीसी में लिखा हुआ है तो उसको बीसीसी वाला एड्रेस जो है उस पर्टिकुलर बंदे को नहीं दिखेगा। इसीलिए उसको कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कि जो मतलब और कोई पता ना कर पाए कि आपने इसकी कॉपी और किसको किसको भेजी है, ठीक है। उसके बाद से फिर एक ग्रीटिंग का मतलब क्या भाई, हाय हेलो जो लिखते हैं, या मैं लिखता हूँ ना कि डियर सीएसआईटी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स या डियर सर, ये आपकी एक ग्रीटिंग हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद जो टेक्स्ट यानी कि जो चीजें हमें लिखनी होती है उसके बाद, कि डियर स्टूडेंट्स के बाद उसके बाद नीचे ये आपका 4th ट्यूटोरियल 6th ट्यूटोरियल है, आपको तब सबमिट करना, ये सारी की सारी चीजें आपकी टेक्स्ट में आ जाती हैं। और उसके बाद सबसे नीचे एक सिग्नेचर होता है, कितने लोगों को सिग्नेचर लगाना भी नहीं आता होगा मेल में, मुझे पूरा भरोसा है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कितने लोगों को नहीं आता होगा। जैसे मैं आपको जब मेल भेजता हूँ दोस्तों, तो आपको नीचे लिख के आता है ना कि अभिषेक शाही असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, तो एक सिग्नेचर ऐड किया जाता है, वो जीमेल की सेटिंग में जाके आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिनको नहीं आता वो कृपया सीख ले कि किस तरीके से सिग्नेचर ऐड किया जाता है। तो ये सिग्नेचर क्या करता है कि आपको बता, मतलब कि जब ये मेल पहुंचता है तो एक नीचे जो है आपका, आपके बारे में आपका डिस्क्रिप्शन भी होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें तो आपको समझ में आई गई होंगी, आप लोग बार बार यूज भी करते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज, सेम चीज, ईमेल हेडर। तो ईमेल हेडर में वही चीजें क्या है कि आपका फॉर्म होता है, डेट होता है, टू होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट नेम, जो आप सब्जेक्ट डालना चाहते हो, ठीक है, जो हेडिंग में आपको दिखती है। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, कि जो बंदा, जो टू वाला बंदा है वो देख सकता है कि कार्बन कॉपी में अगर आपने एड्रेस डाला है तो कितने बंदों को भेजा है, वो टू वाला बंदा देख सकता है। लेकिन बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो तो वो पर्टिकुलर बंदा वो नहीं देख पाएगा कि आपने किसको किसको भेजा है, ठीक है। तो मैं तो अक्सर बीसीसी का यूज करता हूँ, तो आप लोग भी किया कीजिए कि अगर आपको टू वाले को अगर न बताना हो कि आपने किसको और किसको भेज रहे हैं, तो बीसीसी का यूज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बारे में देखिए, यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉर्म फील्ड इंडिकेट द सेंडर एड्रेस दैट इज हु सेंड द ईमेल, यानी कि जो ईमेल एड्रेस मतलब सेंडर के ईमेल एड्रेस को डिनोट करता है। डेट, द डेट फील्ड इंडिकेट द डेट, मतलब कि ईमेल किस डेट में सेंड हुआ। टू वो बंदा होता है, रिसिपेंट का एड्रेस होता है। सब्जेक्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट फील्ड इंडिकेट द पर्पस ऑफ ईमेल, ठीक है। कार्बन कॉपी, इट इंक्लूड दोज रिसिपेंट एड्रेस हु वी वांट टू कीप इन्फॉर्म बट नॉट एक्सप्लिसिट द इंडिकेट रिसिपेंट, ठीक है ना। बीसीसी का मतलब क्या है कि ब्लैंक कार्बन कॉपी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी इसको कहते हैं दोस्तों, ऐसा मत समझिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, उसको ब्लाइंड भी कहते हैं। तो इट इज यूज्ड टू व्हेन डू नॉट वांट वन और मोर ऑफ the recipient to know that someone else was copied on the message, माने कि ये इसके लिए यूज होता है कि और लोग ना जान पाए कि आपने और इसकी कॉपी किसको किसको भेजी है। फिर ग्रीटिंग है, टेक्स्ट है, सिग्नेचर है, जो मैं आपको बता चुका हूं। अब जैसे ग्रीटिंग का क्या है, एक्चुअल मैसेज, हाय सर, हेलो सर, हाय गाय, समझ रहे हो ना। टेक्स्ट का मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द मैसेज, यानी कि अब आप उसके अंदर क्या लिख के भेजना चाहते हो, वो एक्चुअल कंटेंट क्या है। और सिग्नेचर, दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ एन ईमेल मैसेज, इट इंडिकेट नेम ऑफ सेंडर, एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर। यार ऐसा नहीं है, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें, लेकिन नॉर्मली लोग यही सब लिखते हैं कि अपने सिग्नेचर पे, ठीक है। अब एडवांटेज भी देख लीजिए, ठीक है। तो एडवांटेज आइए देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। हाँ, कुछ इसके देखिए ये एडवांटेज है, एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहला तो भाई रिलायबल। अब रिलायबल करने का मतलब क्या है कि भाई रिलायबल मतलब कि आपको एक कॉन्फिडेंशियलिटी देता है। रिलायबल मतलब जिस पे आप विश्वास कर सकें, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये आपको एक मतलब कि आपका मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसके लिए आपको एक एश्योरनेस भी प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको रिलायबल यहाँ पे कह रहे हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, मेनी ऑफ द मेल सिस्टम नोटिफाई द सेंडर इफ ईमेल मैसेज वाज
अनडिलीवर्ड, यानी कि अगर मैसेज डिलीवर हो गया तभी वो आपको मैं बता देगा, और मैसेज अगर डिलीवर नहीं हुआ तो भी वो आपको बता देगा कि भाई आपका मैसेज डिलीवर नहीं हुआ है। तो ये एक रिलायबल है, मतलब आपको उसके ऊपर विश्वास है, आपको वो एश्योर कर रहा है कि मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस की हिंदी तो आपको पता ही है, यानी ये आसान है, इजी है मैसेज को मतलब कि सेंड करने में। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर स्टेशनरी एंड स्टैम्प, मतलब अगर आप पोस्ट मेल भेजते हो तो क्या है कि आपको पूरा लेटर खरीदना पड़ता है, पेन लिखो, फिर स्टैंप लगाओ उस पे, फिर पोस्ट ऑफिस में जाओ तो फिर क्या कहते हैं उस पर टिकट खरीद के लगाओ। तो इन सारी झंझटों से आपको मुक्त कर देता है, यानी कि ये एक आसान है। स्पीड की बात करें तो भाई पोस्ट ऑफिस के मेल जो नॉर्मल जो मैनुअली पोस्ट ऑफिस की मिल जाती थी, वो कितना भी आप स्पीड पोस्ट भी कर दें तो भी वो 2 दिन ले ही लेता था वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपने क्लिक किया और विद इन सेकेंड वो पर्टिकुलर बंदे के मेल बॉक्स के अंदर चला गया। ठीक है, तो इसलिए ये स्पीड भी इसकी वेरी फास्ट है। इनएक्सपेंसिव का मतलब क्या है कि कॉस्टली नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आप इतना जो मैनुअली आप भेजते हैं तो इतना कुछ खरीदने की जरूरत पड़ती है, तब ना आप टिकट टुकट लगाओ तो कहीं ना कहीं वो कॉस्टली हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, क्या आप एक बार बस आपने एक बैंडविड्थ का यूज किया, ठीक है ना, और आप बार बार अपने मेल को भेजते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसको इनएक्सपेंसिव भी कहा गया है। प्रिंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई जो मेल आपको भेजा गया है वो आसानी से आप उसको हार्ड कॉपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि देखिए लिखा हुआ है, इट इज इजी टू ऑब्टेन a hard copy of an email, also an electronic copy of an email can also be saved for record, यानी कि आप उसको हार्ड कॉपी बना के निकाल के भी अपने पास सेव कर सकते हैं। ग्लोबल का मतलब क्या है कि आप इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी भेज सकते हैं मैसेज को, अगर वो बंदा कहीं भी बैठा हुआ है। जैसा कि लिखा हुआ है, ईमेल कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड बाय अ पर्सन सिटिंग अक्रॉस द ग्लोबल। ठीक है, और जनरलिटी का मतलब क्या है, सामान्य रूप से ये हमें क्या कहते हैं, ग्राफिक्स, प्रोग्राम और साउंड, इन सारी चीजों को भी सेंड करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इन सब चीजों को, जैसे ग्राफिक्स हो गया, प्रोग्राम्स हो गया, साउंड हो गया, ये सब क्या है कि ये आस्की कोड में नहीं होते हैं। तो आस्की कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग MIME प्रोटोकॉल का यूज करते थे, आपको याद है ना, कि जो कि पहले उसको आस्की कोड में कन्वर्ट करता था, देन फिर वो रिसीवर साइड पे सेंड करता था, फिर वही MIME प्रोटोकॉल वापस से उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके यूजर के मेल बॉक्स में भेजता था। तो ये एक समान है कि इट इज आल्सो पॉसिबल टू सेंड ग्राफिक्स, प्रोग्राम एंड साउंड विद एन ईमेल। ठीक है, तो होप सो आपको एडवांटेज समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर एडवांटेज है तो इसका डिसएडवांटेज भी होगा दोस्तों, तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो देखिए ये कुछ डिसएडवांटेज है। जैसे फोर्जरी, फोर्जरी का मतलब होता है जालसाजी करना। ठीक है ना, तो जालसाजी करने का मतलब सिंपल ये है कि अगर आपकी आईडी किसी ने हैक कर ली तो जो पर्टिकुलर जिस बंदे को आप मैसेज भेजेंगे वो ये नहीं समझ पाएगा कि वो मैसेज आपने भेजा है कि किसी और ने भेजा है। ठीक है ना, तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है कि जालसाजी भी आपके साथ हो सकती है। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है कि ईमेल डज नॉट प्रिवेंट फ्रॉम फोर्जरी, दैट इज समवन impersonating the sender since sender is usually not authenticated in any way। ठीक है ना, अगर आपकी यूजर आईडी से नहीं कहते कि हमारी आईडी हैक हो गई, तो अगर हैक हो गई और उसने आपकी आईडी का यूज करके किसी को मेल भेजा तो वो बंदा पकड़ नहीं सकता। ठीक है ना, कि क्या है उसमें, मतलब कि ये आपने भेजा है कि किसी और ने भेजा है। ओवरलोड, ईमेल में रिजल्ट जैसे एक ही टाइम में अगर बहुत ज्यादा सर्वर पे लोड पड़ गया तो वहां पे ओवरलोड की वजह से आपका मैसेज लॉस भी हो सकता है। लेकिन डोंट वरी, आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि वो मैसेज लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि अगर सर्वर पे लोड पड़ेगा तो मैसेज लॉस हो सकता है, तो ये भी एक उसका ड्रॉबैक में आता है। मिस डायरेक्शन का मतलब क्या है कि भाई आप जानते हैं ईमेल आईडी में एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मतलब होता है। जैसे आप लोग की इसी की बात कर लीजिए कि अगर आप लोग का जो ईमेल आईडी बना हुआ है 23, 24, 25, 26 इस तरीके से लिखा हुआ है ना आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग, तो अगर एक भी नंबर मिस हो गया तो मिस डायरेक्शन हो सकता है, यानी कि आप जिसको भेजना चाहते हैं गलती से वो दूसरे के पास चला जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए आप एड्रेस भरते समय पूरा मतलब कि कॉन्सेंट्रेट से मैसेज भेजिए, ताकि किसी को मतलब कि वो मिसडायरेक्शन ना हो सके, यानी किसी दूसरे के पास मैसेज ना जा पाए। जैसा कि लिखा है, इट इज पॉसिबल दैट यू मे सेंड ईमेल टू एन अनइंटेंडेड रिसिपेंट। ठीक है ना, यानी कि भाई है कि अगर आपने थोड़ा सा भी गलती किया, क्योंकि देखिए एक एक मतलब वर्ड का डिफरेंस होता है, गलती से एक वर्ड मिस हुआ तो वो मैसेज दूसरे के पास चला जाता है, तो मिस डायरेक्शन होने के चांसेस भी होते हैं इसमें। तीसरा है जंक। जंक ईमेल आर, जंक का मतलब होता है जानते हैं दोस्तों, कूड़ा करकट। तो जंक ईमेल आर अनडिजायरेबल एंड इनअप्रोप्रिएट ईमेल। जंक ईमेल आर समटाइम रिफर टू एंड स्पैम। ठीक है ना, तो जो अनवांटेड, जैसे आपके मेल पे बहुत सारे फालतू के मैसेजेस आते रहते हैं, मेल आते रहते हैं, तो
क्या होता है कि पहले तो आपके इनबॉक्स में आते हैं, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि अगर आपने 2-3 बार उस मैसेजेस को स्वैप में डिलीवर कर दिया ना, तो उसके बाद से क्या होता है कि वो आपका जो उस भाई सबके सब पे एआई बेस्ड एआई काम करता है, तो वो क्या करता है कि जब बाद में जब आपने 3-4 बार उस मैसेज को स्वैप में भेजा ना उस आईडी से, तो जब दोबारा वो मैसेज भेजेगा तो वो ऑटोमेटिक कोई इनबॉक्स में ना जाके सीधे स्वैप में चला जाएगा। ठीक है ना, ये एक चीज होती है इसमें कि अगर आपने 1 बार 2 बार 3 बार अगर उन मैसेजेस को क्या भेजा स्वैप में भेज दिया, तो ऑटोमेटिक वहां पे मतलब वो अगली बार से वो स्वैप में ही उसको भेज देता है। समझ में आ गया। तीसरा है नो रिस्पॉन्स। ये भी होता है दोस्तों कि हमने मेल भेज दिया तो हम कोई क्लियर नहीं हो सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर बंदा मैसेज पढ़ेगा ही पढ़ेगा, हो सकता है वो ना पढ़े, हो सकता है वो उसका रिस्पॉन्स न दे, हो सकता है वो उसको 2 हफ्ते बाद पढ़े उसके बाद रिस्पॉन्स दे, तो नो रिस्पॉन्स के भी चांसेस रहते हैं। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही था, आपका ईमेल। होप सो आपको समझ में आया होगा।